नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड था हमारी इजराइल पैलेस्टाइन सीरीज के ऊपर। और आज का जो हमारा एक पार्ट है और ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा हमारा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे 30-30 मिनट्स के पार्ट्स होते थे और ये सेशन हमारा 30 मिनट्स के अबाव मैं इसको करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है इस सीरीज़ को आने में। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी समाप्त किया जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। किस तरीके से सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि इसराइल का जन्म क्यों हुआ, किस तरीके से, और इसराइल का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है और किस तरीके से चीज़ें बदलती गई। जो ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन था वो किस तरीके से स्विस कैनाल से होते हुए, ऑयल रिजर्व से होते हुए, किस तरीके से रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इतनी सारी चीजें होते हुए भी आज कहां पर आकर के खड़ा हो गया। आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें अनसर्टेनिटी सी हो गई और अनसर्टेनिटी बदल रही है, और बदलने के साथ साथ क्या हो गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन खड़े होते जा रहे हैं और किस तरीके से काफी सारी चीजें बदल रही है। तमाम चीजों के बदलते परिप्रेक्ष्य में आपने कितनी सारी चीजें सीखी, कुछ सीख है और हिस्ट्री के द्वारा कुछ लेसन्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि वो आपके निजी लाइफ में बहुत ज्यादा पर्सपेक्ट रखते हैं। क्योंकि ये जो हमारा सेशन है एक पूरी तरीके से आपकी सोच, आपकी समझ को विकसित करने के लिए। किसी भी तरीके से मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आप कनेक्ट नहीं कर सके, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत कनेक्ट कर सकेंगे और बहुत कुछ सीख सकेंगे। और सीखने के लिए ही मैं सेशन लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज यूट्यूब से भी और कई अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको पढ़ाएंगे, पर पढ़ाने का पर्पस केवल उनका जो होता है वो सिर्फ किताब को एक बार पढ़ करके आपको रीड करवा देना होता है। मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपने E इजिकल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा है तो वो आपकी लाइफ में कहाँ इन्वॉल्व है। अगर फिजिक्स का कोई फॉर्मूला, अगर आपने देखा होगा कि आप मैथ्स पढ़ते हो और मैथ्स में कई फॉर्मूलेस होते हैं, अब मैथ्स के फॉर्मूले आपकी डेली लाइफ में क्या इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको वो बताया नहीं जाएगा आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक विजनाइज नहीं कर पाएंगे। और जब विजनाइज नहीं कर पाएंगे उस चीज को, तो मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा कि आप उस चीज के लिए फेल कर जाएंगे। और जब आप फेल कर जाएंगे तो फिर आपको निराशा होगी, और निराशा से व्यक्ति का जो मोटिवेशन है वो डिमोटिवेट होता है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें जो पढ़ना है उसको आत्मसात करना है, उसको पूरी तरीके से अंदर तक बसाना है और उस चीज को अपने डेली लाइफ में पर्सपेक्ट के थ्रू देखना है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जब आपके घर में अशांति होगी, यानी दो भाई आपस में लड़ेंगे, तो उसका फायदा कोई तीसरा लेगा। तो ये आप अभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके दो अगर दोस्त है, अगर आप दो बहुत अच्छे भाई है, तो इसमें क्या होगा कि अगर दोनों भाई को लड़ा दिया जाए तो सीधी सी बात है, कोई तीसरा बंदा आकर के वहां पर क्या करेगा कि बाजी मार जाएगा और वो आप दोनों को लड़ा करके अपनी बाजी मार जाएगा। ये बहुत सीखने योग्य बात है और यही सीख है। तो आज हम बात करने वाले रेड वॉल थ्योरी के ऊपर कि रेड वॉल थ्योरी क्या थी, ये कब कब आई और किस किस जो टू रेड वॉल्स आई वो कब कब क्रिएट हुई। तो हम लोग बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सोचने योग्य चीजें आप सोचेंगे तो आपको ये पाएंगे कि किस तरीके से चीजें किस परिप्रेक्ष्य में बदलती जा रही थी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज को थिंक और विजुलाइज करें कि अगर ऐसी चीजें हो रही है तो ये चीजें तो आज भी हो रही है, क्योंकि हिस्ट्री से आप सीख करके अपने फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो और अपने पास्ट से सीख करके आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकते हो। हिस्ट्री का मतलब यही होता है, क्योंकि हिस्ट्री हर चीज की जननी है और जननी है तो फिर हर चीज से कनेक्ट करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। 2 मिनट्स मैं कनेक्ट कर लूँ। ओके, तो हम लोगों ने कल देखा था कि इसराइल का जन्म कैसे होता है और किस तरीके से इसराइल आगे बढ़ता है और किस तरीके से चीजें डेवलप्ड होती चली जाती है, और किस तरीके से इसराइल का जो है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो प्रश्न था इसराइल का जो बनने का, यहूदी नेशन का, ज्यूस नेशन बनने का, वो किस तरीके से पूरा होता चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को क्रिएट कर चुके थे हम लोग। तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जब आता है तो फिर इसराइल का बनने का तो निश्चित ही तय हो जाता है। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं टू रेड वॉल थ्योरी। टू रेड वॉल्स का जो प्रस्पेक्ट है ये दो तरीके से हुई। जो फर्स्ट रेड वॉल है ये 1945 में आपकी बनती है, और जो सेकेंड रेड वॉल है वो 1917 के समथिंग बनती है।
ये सेकंड रेड वॉल है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो आपने लिखवाया है, जो सन लिखवाया है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है, जबकि 1917 पहले आएगा, 1945 बाद में आएगा। और दोस्तों जो 1945 में चीजें हो रही थी, जब जाकर के हमें 1917 में पता चला कि ये चीजें तो वहां क्रिएट हो चुकी है, तब जाकर के हमने उसको सेकंड रेड वॉल का नाम दिया। तो अब जो ये यानी टू रेड वॉल्स थी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड थी? कि जो टू रेड वॉल्स थी वो ऑयल रिजर्व के ऊपर डिपेंड थी। ये पूरी की पूरी ऑयल रिजर्व के ऊपर डिपेंड थी। और ऑयल रिजर्व के ऊपर डिपेंड होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो 90 जो फॉरेस्ट होता है उसमें कई सारी चीजें क्या होती है कि बदलती चली जाती है। कई सारी मैं आपको डेट्स दूंगा, उसको आप एक बार सर्च कीजिएगा, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी चीज देखने को मिलेगी। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको और ज्यादा पढ़ने को मिल सकता है। मैं आपको एक स्मॉल सा उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा क्या होता है कि किस तरीके की चीजें हो रही। अगर आप 1917 में बात करें तो काफी सारी चीजें बदल बदल रही थी, और उसके बाद भी काफी सारी चीजें परिवर्तन कितने सारे हो रहे थे कि आप देखेंगे कि 1917 की बात अगर बात करें तो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट हो रही थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे बेलरूप डिक्लेरेशन है अपना 1917 वाला, फिर 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरेज हो जाता है। उसके बाद और भी चीजें, ऐसी तमाम चीजें बदलती जाती हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ऑयल रिजर्व की। अगर हम ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ईस्टर्न यूरोप में जो ऑयल रिजर्व है वो अरबी नेशंस के पास थे। अब अरबी नेशंस के पास अगर ऑयल रिजर्व है तो ऑयल रिजर्व को हमें अगर यहूदी ज्यूज को चाहिए तो किस तरीके से लेंगे? उन्हें अलग नेशन बनाना है इसराइल, और इसराइल अगर बनता है तो इसराइल के बनने से क्या क्या फायदा होंगे? अब जो ईस्टर्न यूरोप है वो कैपिटलाइजेशन पे बिलीव करता है। जो ईस्टर्न यूरोप है ये कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक है। कैपिटलिस्ट कंट्री होने के साथ साथ क्या होता है कि इनका जो मेन मोटो होता है ये सीधी तरीके से यही होता है, पैसा कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना। ये यही देखते रहते हैं कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, किस तरीके से हम अरब नेशंस को अगर हम लड़ा देंगे, अरब ही अरब से लड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, उनको जो हथियारों की सप्लाई है वो हम करेंगे, और हथियारों की सप्लाई भी हम करेंगे और उनसे ऑयल भी ले लेंगे। तो यानी आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें वो सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। तभी आज जाकर के 21st सेंचुरी में अगर उनको देखेंगे तो सुपर पावर बनकर के आज वो बैठे हुए। तो दोस्तों बहुत समझ के और बहुत समझदारी के साथ, उनकी समझदारी बहुत हाई लेवल की विकसित थी। वो उस टाइम पे भी इस तरीके का सोच रहे थे कि आगे 10 साल 20 साल 50 साल या उसके परे सोच रहे थे वो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिसके पास एनर्जी है उसके पास इकोनॉमी है, और जिसके पास इकोनॉमी है उसका एम्पावरमेंट मजबूत होगा ही होगा। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आपके घर में भी, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपके घर में भी आप देखिएगा, जिसके हाथ में पावर होती होगी, आपके घर में मम्मी के पापा के पास अगर जिसके पास भी पावर होती होगी उनके पास ही इकोनॉमी होती होगी। जैसे मान के चलिए आपके घर में अगर पापा इनकम करते या मम्मी इनकम करते, क्योंकि कई हाउसेज में मैक्सिमम लोग, यानी मैक्सिमम अगर देखेंगे तो फादर ही इनकम करते हैं। तो देखा देखा होगा आपने कि फादर के हाथ में क्या प्रभुत्व होता है। अ, जब फादर के हाथ में जब इकोनॉमी आती है, यानी इकोनॉमी का मतलब पैसे आते हैं, सैलरीज आती है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसके कारण आपका घर का परिप्रेक्ष्य बदलता है। अगर आपको कोई डिमांड है, डिमांड सप्लाई के ऊपर फिर चीजें खर्च की जाती है। तो ये बहुत अच्छे सिद्धांत है दोस्तों, इसको आप कनेक्ट कीजिएगा अपनी लाइफ में। जब आप कनेक्ट करेंगे आपको इससे सीखने मिलेगा, आप लॉन्ग टाइम तक विजन कर सकेंगे उसको। तो क्या होता है कि अब जो इसराइल है और जो पाकिस्तान है, अब मैं आपको दोनों चीजें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। इसराइल है और इधर पाकिस्तान है। ठीक है। तो इसराइल और पाकिस्तान की कहानी यहां से शुरू होती है कि 1875 की से कहानी इसकी शुरू होती है। किसकी? इसराइल की। आप नोट भी करते जाइएगा, 1875 बर्थ ऑफ इसराइल। ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान की अगर बात करें तो 1947 बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो कि 1875 से इसकी भी कहानी शुरू हो गई थी। क्योंकि जो षड्यंत्र था, जो पाकिस्तान को क्रिएट करने की एक मानसिकता थी, पाकिस्तान को क्रिएट क्यों किया गया, ये कब शुरू हो गया था? 1975 1875 में, सॉरी 1875 से ये स्टार्ट हो गई थी जो प्लानिंग थी।
और इसका बर्थ होता है 1947, आते आते इसका बर्थ ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान बन जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। अब आप मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे वेस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है कौन? इसराइल। आप जो वेस्ट एशिया की बात करेंगे, वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है इसराइल, तो वो ट्रेड के परस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज वो कनेक्ट कर रहा है स्विस कैनाल को। जो इसराइल है ये आपके वेस्ट एशिया को भी कनेक्ट कर रहा है, और दूसरी चीज है आपकी ये जो कनेक्ट कर रहा है ये स्विस कैनाल को भी कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो दो परस्पेक्ट से ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बर्थ ऑफ इजराइल नहीं होगा तो आप वेस्ट एशिया से ज्यूज कैसे कनेक्ट करेंगे, स्वेज कैनाल पे कैसे वो आएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था इजराइल को बनाना, और इजराइल का तभी बनना संभव हो सकता था जब पाकिस्तान बना। क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का बनना ही इसराइल के बनने का उद्देश्य था। अगर इसराइल बनता है तो पाकिस्तान का नो डाउट पाकिस्तान को बनना ही पड़ेगा, और पाकिस्तान अगर बनेगा तो नो डाउट आपको सारी चीजें इसराइल के पक्ष में जाएगी। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1947 में इसका उदय होता है, और उदय होने के साथ साथ ये क्या होता है कि कनेक्ट करता है किससे? आपका सेंट्रल एशिया और ईरान से। जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया और ईरान से, जहां पर ऑयल रिजर्व्स, ऊपर से आपके अरब कंट्री हो गई, मुस्लिम्स कंट्री है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका आगे, इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से यूज कर लिया तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने के साथ साथ आपका बहुत ज्यादा इकोनॉमी भी ग्रोथ हो सकती है, बट आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूँ। जो फार ईस्ट की जो मेन घटना घटी वो कब कब घटी। 1917 की अगर बात करें तो बेलरूप डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो 1949 ये भी आपको याद रखना है, जिसमें नॉर्थ कोरिया वॉर होता है, नॉर्थ कोरिया वॉर होता है। उसके बाद आपका 1949 में क्या होता है सर? तो 1949 में चाइना वॉर होता है, इंडो चाइना वॉर। उसके बाद अगर आप बात करें तो 1960 में क्या होता है? 1960 में वियतनाम वॉर हो जाता है, वियतनाम में भी लड़ाई हो जाती है। अगर हम बात करें इसके बाद तो 1960 आते आते इंडिया इंडिया में भी ऐसी घटना होती है, क्योंकि भुखमरी जैसी समस्या भी होती है कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से अलग हो चुका था, तो इंडिया पाक वॉर हो जाता है। तो अब इसमें अगर आपको याद रखने लायक चीजें, ये मैं आपको डेट्स लिखवा दूं तो 1949 नॉर्थ कोरिया में जो आपका वॉर होता है, उसके बाद आपका 1949 के बाद आपका 1949 में पुनः चाइना वॉर होता है। आपका 1916 में आपका वियतनाम वॉर हो जाता है, और 1916 में ही आपका अगर बात की जाए तो इंडिया वॉर। अगर दो ही मेन आपके वॉर होते हैं सर, इसमें आपको याद रखना है वियतनाम और इंडिया, दो ही मेन कंट्री है आपको याद रखना है, जो वो है वियतनाम और इंडिया। और अगर ईस्टर्न यूरोप में अगर बात, ईस्टर्न यूरोप साइड अगर आपकी बात की जाए और 1945 में जो चीजें हो रही थी साइड बात की जाए, तो सेम ऑलमोस्ट सेम सेम चीजें ही दोनों साइड चल रही थी। अब क्या होता है कि जो इसराइल है, अब इसराइल जो है वो कनेक्ट करता है किसको? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वेस्ट एशिया और स्विस कैनाल को तो वो कनेक्ट कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ ये कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट को। जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह है, उसको कनेक्ट करता है, और ये पाकिस्तान के उपस्थित है। अब अगर आप बोलेंगे कि सर ये ग्वादर बंदरगाह कहाँ उपस्थित, तो ये पाकिस्तान से होकर के जा रहे हैं ना सर, पाकिस्तान के अंदर उपस्थित है ग्वादर बंदरगाह, तो ये कनेक्ट कर रहा है इसराइल जो, वो ग्वादर को भी कनेक्ट कर रहा है। अब ग्वादर को कनेक्ट कर रहा है जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है। अब पाकिस्तान से लगा हुआ है ग्वादर पोर्ट,
ये आप सर नोट कीजिएगा सारी चीजें, आपको बहुत अच्छे मैनर में मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि आपको कभी भी दोबारा इसको देखना ना पड़े। आपको अगर इसराइल पैलेस्टाइन संबंध अगर कोई पूछे, या वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपसे कोई भी कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछे कि ये क्यों बना, ये किस लिए हुआ, जो कैपिटलाइज कंट्री है वो किस तरीके से शोषण कर रही थी, जो लिबरलाइज कंट्री हो रही थी का, तो सोशलिज्म को बहुत ज्यादा मायने भी रखती है ये सारी चीजें, क्योंकि सोशलिज्म में आपका जो GS4 का जो पार्ट है ना, उसमें आपको बहुत मदद करेगी, और एज वेल एज आपका मदद करेगी GS1 में भी, क्योंकि आपका हिस्ट्री भी कनेक्ट करेगा इसमें, मेंस का हिस्ट्री। और दूसरी चीज है कि आपका एथिक्स में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि जो मैं रूल्स आपको सिखा रहा हूँ वो एथिक्स के रूल है, किस तरीके से हिस्ट्री में चेंजेस होकर के आपको कितनी सारी चीजें परिवर्तित होती दिखेगी। और जो मैं आपको हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ वो आपकी हिस्ट्री में ऑलरेडी आपको काम आएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर मेंस में। तो ये आप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होता है कि ये जो कनेक्ट करता है ग्वादर बंदरगाह से, और दूसरी चीज क्या होता है, कनेक्ट करता है डियागो गार्सिया से, और कनेक्ट करता है बंदरगाह, ये कनेक्ट करता है डियागो गार्सिया से, जो कि यूएस बेस है। कहाँ? इंडियन ओशन में। अब आप सर इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में आ चुके हैं, इंटर आपने इंडियन ओशियन में कर दिया है, जो कि यूएस बेस्ड थे, तो फिर आप सर समझ रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें किस तरीके से बदलेंगी, और बदलना निश्चित है, क्योंकि जो 21st सेंचुरी का एरा है ये इंडियन ओशियन का एरा है। तो आप मान के चलिए कि ये जो इंडियन ओशियन का पार्ट है ये हर कंट्री के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 21st सेंचुरी का जो एरा है ये आने वाली इकोनॉमी में जो है वो इंडियन ओशियन का इकोनॉमिकल एरा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें आपको, किस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इंडियन ओशियन के ऊपर जितनी भी घटनाएं हो रही है अभी, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसराइल पैलेस्टाइन संबंध में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अब कि इंडियन ओशियन क्यों ज्यादा इतना महत्वपूर्ण हो रहा है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो मेन ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट कर रहा है वो पाकिस्तान में कौन? इसराइल। उसकी बाद दूसरी चीज वो डियागो गार्सिया से फिर कनेक्ट कर रहा है ग्वादर से आते हुए। तो इसराइल अगर ऐसे आएगा इंडियन ओशियन में तो नॉर्मल सी बात है यूएस बेस के ऊपर वो आएगा, और यूएस बेस से अपने ट्रेड को पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सर्कुलेट करेगा। तो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण और कितनी ज्यादा विचारणीय और कितनी ज्यादा लॉन्ग टर्म विजनाइज सोच थी उनकी, इनकी ज्यूस की, किस तरीके से उन्होंने इसराइल को वहां खड़ा किया। अब क्या होता है कि इंडियन ओशियन जो यूएस बेस्ड था, ये इंडियन ओशियन, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि अगर मुस्लिमों के लिए अलग नेशन बन सकता है पाकिस्तान, तो फिर यहूदियों के लिए इसराइल क्यों नहीं बन सकता? ये क्वेश्चन था दोस्तों। ये बहुत लॉन्ग टर्म और विजनरी सोच थी किसकी? ज्यूस की, क्योंकि ज्यूस अलग नेशन की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनको रोमनों ने, अरबों ने, हर किसी ने बहुत मारा है दोस्तों, बहुत मारा है और बहुत खदेड़ खदेड़ के भगा। तो एंड ऑफ द मोमेंट जब उनको बात आई तो उन्होंने बोला कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, और अलग कंट्री चाहिए, और अलग कंट्री चाहिए का मतलब क्या है? अलग कंट्री चाहिए का मतलब ही ये था कि हमें अलग नेशन चाहिए। और अलग नेशन आप कब बना सकते हो? अब अरब वर्ल्ड में अगर आपको कोई नेशन बनाता है तो नो डाउट आपको एक अरब नेशन ऑलरेडी पहले क्रिएट करना पड़ेगा, और वो नेशन भी ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि वो आपका सपोर्टर हो, वो कैपिटलाइजेशन को सपोर्ट करे, और वो किसी तरीके से सीमा पर विवाद करे, और उसमें अगर आप उसको कुछ सपोर्ट करते हो तो वो किसी और की अशांति को भंग करे। इस तरीके का नेशन चाहते थे, क्योंकि वो किसी और को ग्रोथ नहीं करने देना चाह रहे, क्योंकि कोई और ग्रोथ कर जाएगा तो फिर उसकी इकोनॉमी हाई हो जाएगी, उसका एम्पावरमेंट मजबूत हो जाएगा, फिर वो उस तरीके की घटना हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो काफी सारी चीजें फिर बदल जाएगी। फिर यूरोप को कौन पूछेगा? फिर यूएस को कौन पूछेगा? अगर इंडिया की इकोनॉमी, अगर आज इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की नहीं हो पा रही और कल अगर $10 ट्रिलियन की हो जाती है, तो फिर हम क्यों
ग्लोबल वर्ल्ड का हम पार्ट है, पर हमारे पास जो सबसे बड़ा जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया का, वो है इंडिया की युवा आबादी। सबसे ज्यादा युवा भारत की पॉपुलेशन में, परंतु हम उसका एक ह्यूमन जो मैन पावर है उसको यूज नहीं कर पा रहे। उसको अगर हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेजेबल फॉर्म में अगर उसको यूज करें अपने युवाओं को, तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये जरूर इंश्योर कर सकता हूं कि अगर हमने उस चीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया ना दोस्तों, देश यहां से यहां चले जाएगा और विद इन ईयर्स, 4 to 5 years में कंट्री ऐसा जंप करेगी, ऐसा ग्रो करेगी कि आप लिटरली आप सोचते रह जाएंगे कि आपकी पर कैपिटा इनकम किस तरीके से बदल गई। आज आप देख रहे होंगे कि एसडीजी रैंक तो पिछले के पिछले साल अगर बात की जाए ना, तो 2020 में 117 थी, 2021 में आकर के वो भी गिर करके 120 हो गई है, परंतु कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों? वाई? क्योंकि आप डिक्रीज कर गए। सर, आपको अपनी अवेलना को भी उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से आप अपने बड़ाई को लेते, आपकी प्रशंसा को लेते। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना दोस्तों, जब आप अपनी कंट्री को लेकर के एक्सेप्ट करने लगे कि नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष परफेक्ट नहीं होता है, ऐसे ही हर कंट्री परफेक्ट नहीं होती, लूप होल्स हर जगह होते हैं, पर इसी चीज को तो हमें दूर करना है और दूर करके ग्रो करना है। आज इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गए। एक वर्ग ऐसा है जो पूरी की पूरी ऐसी बात करता है, जो पूरी की पूरी, यानी आप अगर बात करेंगे तो वो पूरी भक्ति वाइज बात करने लगता है, और एक जो एरा है वो साइंटिफिक एरा है। तो एक साइड अगर साइंटिफिक व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से नकार दे रही है एक कम्युनिटी ऐसी है। तो हमें ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। हर किसी के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होने का बहुत जरूरी है, और यही तो हमें सिखाया जाता है, और यही तो हमें सीखना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है। वो जीव एक छोटे से राष्ट्र को बनाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, तो हम क्या अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग्स नहीं कर सकते? क्यों दिन ब दिन हमारी जीडीपी नीचे जा रही है? क्यों दिन ब दिन हमारी चीजें ही इस तरीके से डिसबैलेंस हो रही है? जबकि इंडिया वो कंट्री नहीं है। इंडिया ने उस टाइम भी सरवाइव किया जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। सिर्फ 10 दिन का खाना था हम लोगों के पास, सिर्फ 10 दिन का खाना। तब भी इंडिया ने इतने अच्छे से मैनेजेबल फॉर्म में अपने आप को सरवाइव करके, जिस इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर क्रांति हुई है, इंडियन रेवोल्यूशंस में ऐसी ऐसी क्रांति हुई है, दुग्ध क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति हुई है, उसके बाद आपकी पीली क्रांति हुई है, नीली क्रांति हुई है, हरी क्रांति हुई है, तरीके की क्रांतियां हुई है। तो ये वो नेशन है, इस नेशन ने वो दौर भी देखा है जब समृद्धि आ रही थी, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। परंतु आज क्या हो रहा है? काफी सारे हमारे पीएसयू जो उनको आप देख रहे होंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उनका प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वाई? और अगर देखा होगा दोस्तों आपने, तो आज के दौर में और आज का जो युग है, और आज की अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में, जो ये महामारी आई है, जो कोविड जैसे सिचुएशंस में, आज हमारा प्राइवेट ने पूरी तरीके से खून चूस लिया है। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट्स में नो डाउट इतने बड़े बड़े बिल्स बना करके दिए जा रहे हैं, परंतु वही आपका एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिना किसी पैसे के आपको बेस्ट क्वालिटी का इलाज दे रहा है, और वो जो हेल्थ मैनेजमेंट है वो कहीं फेल नहीं हुआ। बर्डन उनके ऊपर इतना है, दिन रात काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, पर भी फिर भी फिर भी वो फेल नहीं करे। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भर्ती लेना मना कर दिया, कई हॉस्पिटल्स ने कई सारी चीजों को वो कर दिया, काफी सारे बड़े बड़े बिल्स बना करके दे, जो कि एक आम व्यक्ति जिसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी सही से नहीं हो, वो क्या किसी हॉस्पिटल का 20 से 25 लाख का बिल भर देगा? 10-10 20-20 लाख के बिल बनाए गए दोस्तों। एक छोटी सी दवा थी, जो कुछ इंजेक्शन रेमडेसिविर, उस इंजेक्शन की भी इतनी ज्यादा किल्लत लोगों ने कर दी। समझना है दोस्तों, और ये परेशानी आगे नहीं आए, इसे हमें इंश्योर करना है। अपने पीएसयू को भी हमें बचा करके रखना है, क्योंकि इसके डिसइन्वेस्टमेंट से हमें लॉन्ग टाइम में
जो लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्ट्स होता है उसमें काफी ज्यादा हानि हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें अगर गवर्नमेंट के हाथ में हो ना तो हम उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, उसका बेस्ट वे में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बट जब वो चीजें किसी निजी व्यक्ति के हाथ में जाती है तो वो अपने प्रोस्पेक्ट से उसे यूज करता है, अपना प्रॉफिट कमाने के प्रोस्पेक्ट से उसको यूज करता है। गवर्नमेंट होती है वो जन कल्याण के लिए काम करती है, निजी होता है वो स्वयं कल्याण के लिए काम करता है। तो आप डिफरेंस अब आपके हाथों में, आपको कैसा नेशन चाहिए, ऐसा नेशन जो निजी लोग चलाए या ऐसा नेशन जो गवर्नमेंट के हाथों में। तो हम लोग बात कर रहे थे इसराइल के बनने से खतरा क्या था। अगर मैं आपको बताऊं कि इसराइल अगर बनता है, इसराइल अगर बनता है तो खतरे किस किस को थे। जॉर्डन को खतरा था, उसके बाद इजिप्ट को खतरा था, उसके बाद आपका लीबिया को खतरा था, उसके बाद आपका जो लेबनान को खतरा था, उसके बाद आपका सीरिया को भी खतरा। यानी आप अगर देखेंगे तो जितने भी अरबी नेशंस थे उनको सारों को खतरा था इजराइल के बनने से। अब दोस्तों अगर इजराइल बनता है और इनके ऊपर खतरा आता है तो नो डाउट ये क्या करेंगे, उस खतरे को रोकने की कोशिश करेंगे। परंतु अगर ये रोकने की कोशिश करेंगे तो इसके साथ बड़ी घटना, एक महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी कि आप अगर पाकिस्तान को बना सकते हैं तो फिर इजराइल को क्यों नहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये सारी चीजें समझना है और समझ करके अपनी समझ को विकसित करना है। अगर मैं आपको कुछ डेट्स बताऊं, उस डेट्स को आप सर्च कीजिएगा इसराइल और पाकिस्तान के संबंध में। जैसे इसराइल और पाकिस्तान के संबंध में 1897, 1916, 1917, उसके बाद आप सर्च कीजिएगा 1936 और 1937, उसके बाद 1947 और 48। ये होता है बर्थ ऑफ इसराइल। रियल बर्थ ऑफ इसराइल की अगर बात की जाए तो 1997 में स्टार्ट होता है और 1948 और 47 में बन जाता है। ठीक है। और इधर 1975 से स्टार्ट होता है जो प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद 1906, उसके बाद 1906 टू 09, उसके बाद 1924। ये देख रहे होंगे आप, आजू बाजू चल रही है दोनों घटनाएं। जैसे जैसे इसराइल बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान में भी कुछ चीजें अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी सी आ रही है। अब इसके बाद 1930 और फिर आपका 1940, 1940 आते आते आपका क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब आप बात करेंगे कि सर अब ये सारी चीजें, आपको ये डेट्स एक बार आप नोट कर लीजिएगा, सारी डेट्स को एक बार आप सर्च कीजिएगा क्या क्या होता है इन डेट्स के ऊपर। मैं आपको आगे बताऊंगा इन डेट्स के बारे में, पर एक बार आप सर्च कीजिएगा जिससे आपका नॉलेज और इंक्रीज हो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिडिल ईस्ट का जो मेन मुद्दा था, मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में क्या था, चार चीजें प्रेजेंट थी। सुएज कैनाल, सेकेंड चीज क्या थी, ऑयल, बहुत ही महत्वपूर्ण। तीसरी चीज क्या थी, सिल्क रोड। चौथी चीज क्या थी, रशियन रेवोल्यूशन 1997। उसके बाद कम्युनलिज्म का जन्म, रशियन रेवोल्यूशन 1997, ओ 1917। और दूसरी चीज क्या होती है, कम्युनलिज्म का उदय, कम्युनलिज्म का उदय। अब क्या होता है कि यार इस्लाम और जो इस्लाम और साम्राज्यवाद का सिद्धांत बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। जो कम्युनलिज्म है वो इस्लाम का ही जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट था, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है और एक सिद्धांत है कम्युनलिज्म का। क्योंकि रिलीजन ऑल्सो लीड टू अ एक्सप्लोसिट टू द masses of which principle, ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि जो रिलीजन है, जो रिलीजन है ऑल्सो लीड टू एक्सप्लोइटेशन टू द masses of the which प्रिंसिपल। और वो किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था, वो प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था फियर और एप्रिशमेंट। दो ही प्रिंसिपल और दो ही सिद्धांतों के ऊपर आधारित था।
इट इज अ ट्रू प्रिंसिपल, इट्स फॉर एंड अपीजमेंट, भय और प्रलोभन। अगर दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है ना, या तो आप किसी को इतना डरा दो कि वो आपके विरोध में कुछ कर नहीं पाए, या आप उसको इतना प्रलोभन दे दो, इतना ज्यादा फुला दो, इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बता दो कि वो ऑलरेडी आपका सपोर्टर हो जाए। आज हमारे कई लीडर्स क्या कर रहे हैं, कई बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी क्या करते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको इतनी नौकरियां मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। चुनावी मुद्दे जब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो किस तरीके के प्रलोभ, आपको इतना 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अगर ये हो जाएगा, ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं ना, ये बड़े प्रलोभन वाइज होते हैं। आपको ये फ्री दिया जाएगा, वो फ्री दिया जाएगा, सभी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, सभी को ये मिल जाएगा, सभी को, ये आपका एक प्रलोभन है। इसे ही तो प्रलोभन कहते हैं, और इसी का सहारा लेते हैं। और धर्म में भी यही होता है, जो एवरी रिलीजन होते हैं, धर्म भी इसी का सहारा लेता है। भय किसका? नरक का। प्रलोभन किसका? स्वर्ग का। तो इस्लाम भी है, इस्लाम के अंदर भी, हिंदुत्व के भी अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, और आपका हर कम्युनिटी के अंदर जो धार्मिक मर्म है, जो धार्मिक गुरु है आज के, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, एक ही चीज का भय लगाते हैं कि आपको, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ऐसा हो जाएगा, आपका वैसा हो जाएगा। और आपको प्रलोभन देते हैं कि आप अगर ये काम कर लेते, ये यज्ञ करवा लेते, ये या ये दान कर देते, या वो कर देते, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। आपको डर दिखाया जाता है एविल्स का, और आपको एविल्स का जो प्रलोभन दिया जाता है, अपीजमेंट, आपको बताया जाता है कि अरे स्वर्ग में अगर आप, यानी आप ये काम करते हो तो आप नर्क में जाओगे, नर्क में जाओगे, आपको कोड़े बरसाए जाएंगे, ये होगा, वो होगा, आपके साथ ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। इस तरीके की आपकी मेंटेलिटी को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट से कहीं भी किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि धर्म की आइडियोलॉजी अलग चलती है। क्योंकि धर्म को पता है, धर्म गुरुओं को पता है कहीं, कि अगर हमने ये नहीं किया और किसी को अगर रियलिटी पता चल गई तो वो नॉर्मल सी बात है भाई, फिर वो क्यों इन चीजों में पड़ेगा। वो तो अपनी लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढेगा ना, कि मेरा प्रोस्पेक्ट क्या है, अगर मैं डॉक्टर बनाऊं तो मैं किस प्रोस्पेक्ट के ऊपर डॉक्टर बनाऊं, और क्या मेरा धर्म है। और मेरा धर्म तो यही है ना कि पेशेंट्स की, सर्वप्रथम पेशेंट्स की जान बचाना। मेरा धर्म ये नहीं था कि मुझे काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर करके पेशेंट्स की जान बचाना। मेरा पहला कर्तव्य ये है कि जो मेरे पास नीडी पीपल्स आएंगे, मुझे उसकी जान बचाना है। पैसा तो मेरे लिए वहां सेकेंडरी था। पर जब मेरी आइडियोलॉजी, जब रिलीजन्स के थ्रू मेरी आइडियोलॉजी वो हुई, तो मेरे अंदर एक भय को क्रिएट कर दिया गया। क्योंकि जो कॉमन पीपल होते हैं वो भय के सिद्धांत पे काम करते हैं, और जो थोड़े से जिनमें दिमाग होता है, वो जो आपका, अगर बात की जाए तो अभी की अगर बात की जाए तो एक तो कॉमन पीपल्स हो जाएंगे आपके, पुअर पीपल, जो थोड़े से अपने गरीब लोग हैं। ये गरीब जो लोग हैं वो इसी भय के ऊपर काम करते हैं। और जो प्रलोभन की अगर बात की जाए तो प्रलोभन के ऊपर आपके क्या करते, कौन लोग काम करते हैं, ये ये कौन सी फैमिली है हमारी, बताइए। ये हमारी जो बीच वाली कैटेगरी वाली फैमिली है ना हमारी, ये वो फैमिली है, मिडिल में है। ये मिडिल मैन जो होता है वो प्रलोभन के ऊपर काम करता है, क्योंकि मिडिल मैन को थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया जाए कि आपको 10,000 रुपए ऐसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ, आपको मालूम है कि वो 10,000 रुपए जब आएंगे तो उसके ऊपर आपको ब्याज भी देना है और उसके ऊपर चुकाना भी है। बट आपको ये लग रहा है कि आपका जो शॉर्ट टर्म में, वो तो आपकी नीड्स पूरी हो गई ना। जो आपको 10,000 का फोन लेना था वो तो आपने ले लिया ना। अब हाँ, देते रहेंगे, देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। और जो कॉमन पीपल्स है उसके ऊपर जो काम करता है, वो आपका काम करता है भय का सिद्धांत। ये भय का सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विचारणीय और बहुत ही ज्यादा सोचनीय है। क्योंकि अगर आपके अंदर किसी चीज को भय लगा रहेगा, आपको भय, आपको डराया जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। अरे क्या होगा दोस्तों, किसी भी तरीके से
स्वयं पे विश्वास कीजिए, स्वयं की शक्तियों पे विश्वास कीजिए, स्वयं के जो ये अवचेतन है ना, इस दिमाग के ऊपर विश्वास कीजिए। क्या कभी देखा है आपने, कभी देखा है किसी को उल्टे पैर चलते हुए? नहीं होता है दोस्तों। कॉमन पीपल्स और कॉमन थिंकिंग्स में ये नहीं होता। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप करना आज के नेशंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे तो है, पर उनके अंदर जो भय की भावना है ये बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी है। इसको हमें निकाल फेंकना है और किसी भी तरीके के प्रलोभन में नहीं आना है, तभी हमारी कंट्री ग्रो कर पाएगी। और मैक्सिमम जो धर्म गुरुज भी है वो यही इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं आज। प्रलोभन देते, डर दिखाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, ये करवा लो, वो करवा लो, फलाना करवा लो, ढिमकाना कर। क्यों करवा लो भाई? क्यों दिखा रहे हो भय? क्योंकि घर कैसे चलेंगे, दुकानें कैसे चलेंगी? ठीक है, तो हमें इस चीज को नकारना है, हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करना है। इसके बाद क्या होता है कि बर्थ ऑफ इजराइल 1897, 1897, 1897 बेजल शोडर हेजुल, जो कि वर्ल्ड जियोनाइज ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, उदय होता है। और यह क्या होता है, वर्ल्ड जियोनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और इधर क्या होता है 1897 में कि आपका सिल्क रूट की बात होती है यहाँ। दूसरी चीज क्या होती है आपकी कि यहाँ पर स्विस कैनाल की भी बात होती है। तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ऑयल की बात होएगी। ऑयल अगर आ गया है तो महत्वपूर्ण प्रश्न चीजें उठ जाएंगी। 1847, 1847 आपका पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया। उसके बाद आपका 1860 आते आते आपका क्या होता है, सबसे पहले जो आपको ऑयल मिलता है वो कहाँ मिलता है, पेंसिल्वानिया में। सेकंड जो आपका होता है वो रोमानिया में मिलता है। उसके बाद आपका जो ईरान में आपको 1910 में आपको ईरान में ऑयल रिजर्व मिल जाते हैं। और जो ये आपका वर्ल्ड जियोनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है, ये पैलेस्टाइन इज द होमलैंड ऑफ द ज्यूज। जो पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। जो ज्यूज की होमलैंड थी वो पैलेस्टाइन थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट से ही आपको याद रखना है। मैं एक एक चीज जो लिखवा रहा हूं आपको लिखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आपको जब ये सारी चीजें समझ में आएगी ना तो फिर आपको मजा आने लगेगा हिस्ट्री को पढ़ने में। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागृत हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 1927 का टाइम था दोस्तों, और इसमें क्या होता है, फिक्की ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जो फिक्की एक समूह है वो बनता है। और ये क्या होता है, कैपिटलाइज संगठन होता है। फिक्की जो होता है कैपिटलाइजेशन के ऊपर काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और 1929, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका 1918 नहीं, 1827 नहीं, 1927 था, सॉरी। इसके बाद आपका 1929, उसके महज 2 वर्ष में क्या होता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती। क्यों? अब आपको बात करेंगे। भगत सिंह आ गए हमारे हमारे आइडियल, हम युवाओं के आइडियल है ये। तो भगत सिंह को जो फांसी दी जाती है ये क्यों दी जाती है? मेरा रंग दे बसंती चोला, ये वो वीर सपूत मातृभूमि के जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी है ना हमारे देश को आजाद करने में, तो इनकी आहुति क्यों दी गई?
क्या वजह रही इनके फांसी पे चढ़ जाने की? क्यों इनको ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पे चढ़ा दिया? क्योंकि ये जो थे ना दोस्तों, ये ग्रेट डिप्रेशन, वजह इनकी थी ग्रेट डिप्रेशन की। ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के कारण इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन खतरे में था तथा कम्युनलिज्म उभर रहा था। अब जो कैपिटलाइजेशन अगर खतरे में गया तो क्या हो रहा था कि कैपिटलाइजेशन जो है वो खतरे में जा रहा था, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो चीजें थी यूएस में जो चल रहा है, ब्रिटेन में जो चल रहा था, ये सारी चीजें कैपिटलाइजेशन क्या होता धीरे धीरे से खत्म हो रहा था और खतरे में जा रहा था, इससे नाबूद हो रहा था। और क्या उभर रहा था? कम्युनलिज्म उभर रहा था, साम्राज्यवाद उभर रहा था। तो सामाजिक लोग थिंकिंग करने लग गए थे, सोच विचार करने लग गए थे, लोग इनकी थिंकिंग को समझने लगे थे। भगत सिंह ने इस कॉन्सेप्ट को भाप लिया था। तो उनको क्या होता है कि फांसी पर चढ़ा दिया जाए, वो काकोरी काइंड मायने नहीं रखते सर। वो जो असेंबली में बम फेंका गया उसके कारण उन्हें फांसी नहीं हुई, वो तो केवल मात्र एक जरिया था, वो तो एक जरिया था छोटा सा उनको फांसी के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो क्या होता है कि जब कैपिटलाइजेशन डिक्रीज होता है और कम्युनलाइजेशन उभरता है, तब क्या होता है कि कैपिटलिस्ट जो कंट्री है वो फैसला करते हैं कि ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। अब ये जो कंट्री है, अब ये कहते हैं कि भाई अगर कम्युनलिज्म उभरा तो कैपिटलिस्ट कंट्री का खत्म होना निश्चय है। तो इस दौरान वो क्या करते हैं? इस दौरान वो ये फैसला करते हैं कि कम्युनलिज्म कंट्री अगर आती है तो कैपिटलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और वो भारत आते हैं और यहां पर आकर के वो पूंजीपतियों को अपना दोस्त बना लेते हैं। अब वो कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देना चाहते थे, तो इसके लिए वो क्या करते कि भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर आकर के जो कैपिटलिस्ट लोग थे उनको दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। ये दोस्त बनने लगते हैं आज के ए टू स्क्वायर। आज के जैसे हमारे उद्योगपति है ना, वैसे ही उद्योगपति तब भी हुआ करते थे। उद्योगपति तो नहीं बोला जाएंगे, पर कैपिटलिस्ट कंट्री थे जिनके पास कैपिटलिस्ट लोग थे जिनके पास पैसा था, तो ये उनसे दोस्ती करते। कौन? कैपिटलिस्ट कंट्री। कौन? यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ये क्योंकि कैपिटलाइजेशन खतरे में था, कम्युनलाइजेशन उबार पे था, चरम सीमा को जो टच करने वाली चीजें थी वो तब हो रही थी, और बहुत ज्यादा उबाल था, युवाओं में बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर के जागृति आ चुकी थी, समाज जग चुका था, और इस तरीके की सारी घटना हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, सारी चीजें प्रेजेंट हो रही थी। तो ये अपने आप को ये क्या करते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट जो लोग थे हमारे इंडिया के अंदर, उनसे आकर के दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करने के साथ साथ क्या होता है कि भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। अब कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो इस चीज का विरोध करेंगे, अब वो बोलते हैं कि ये इन्होंने गलत किया तो इनको फांसी चढ़ जाए, तो वो क्या सपोर्ट नहीं करते, जो इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं करते। कौन? जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, यानी उस समय में जो कैपिटलिस्ट लोग थे इंडिया के अंदर, जो इंडिया के पीपल्स थे, और इंडिया को ही सपोर्ट, इंडिया के लोगों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो कैपिटलाइजेशन, उनको पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। और आज भी ऐसा है, कुछ लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। आज भी हमारे देश में आपदाएं और हमको दिखा दिया कि कुछ लोग ही होते हैं जो कुछ लोगों की सपोर्ट करते हैं। हमेशा आम आदमी का सपोर्ट करता है, ना कि उद्योगपति किसी आम आदमी का सपोर्ट। बहुत कम उद्योगपति होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया होगा। नो डाउट देश आज आगे आया है, पर हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे से भूल हुई है और क्या चूक हुई है। तो उस भूल चूक को हमें दोबारा किसी भी तरीके से रिपीट नहीं करना है। अब क्या होता है कि भगत सिंह को इसके बाद फांसी दे दी जाती है, क्योंकि कम्युनलिज्म को उभारना नहीं चाह रहे थे वो। अगर भगत सिंह कॉन्सेप्ट को समझ गए थे, और अगर भगत सिंह जिंदा रह जाते, तो नो डाउट आपको आजादी और पहले मिल जाती। जो 1857 की, जो 1857 की क्रांति थी, वो भी काफी ज्यादा, पर उसमें उद्देश्य नहीं क्लियर हो पाया, लीडरशिप क्वालिटीज उसमें उतनी बिल्डअप नहीं हो पाई, इसके कारण वो क्रांति में, नहीं तो हमें 1857 में भी आजादी मिल सकती थी। इसके बाद क्या होता है कि ऑयल मिलने के बाद, अब बताओ, ऑयल मिल गया है आपको ईरान, जॉर्डन, पहले पेनिया में और रोमानिया में। तो अब आप क्या करेंगे कि ऑयल मिलने के बाद यहूदियों को याद आता है कि पैलेस्टाइन हमारा होमलैंड है।
अब ऑयल मिलता है जैसे ही, तो वैसे ही पैलेस्टाइन को वैसे ही हमें किसी इजराइल वैसे यहूदी जो ज्यूस थे उनको याद आता है कि जो पैलेस्टाइन है ये हमारी होमलैंड है। अब दोस्तों ये अगर पैलेस्टाइन जो है वो ज्यूस की होमलैंड है, तो वो जाकर के वहां पर रहना शुरू कर देंगे और वो अलग नेशन बनाते हैं दोस्तों। इसके बाद अब ये क्या होता है, सेकंड फेज यहाँ से स्टार्ट होता है। अर्थ ऑफ इजराइल का भी यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज स्टार्ट होते ही क्या होता है कि 1914 सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है अब यहाँ पे। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और दो चीजें यहाँ पर क्रिएट होती है, जो कि मिस्र की ओर और अरब की ओर। मिस्र की ओर क्या होता है, मेसोपोटामिया। मिस्र की ओर क्या होता है कि वोल्फ ऑफ पार्ट। और ये क्या होता है कि जमलूर बासा, एक वहां के योद्धा थे जमलूर बासा। इन्होंने इजिप्ट को आजाद करने की बात कही थी। उनने ठीक है, जमलूर बासा, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि इजिप्ट आजाद कर देंगे। मिस्र ने कहा कि हम इजिप्ट को आजाद कर देंगे। और दूसरी जगह अरब वर्ल्ड में जो था, अरब अरब जो थे वो अरब ये कह रहे थे कि जो हजीजा है मोहम्मद हुसैन, और इन दोनों ये क्या कहते हैं कि अरब वर्ल्ड बना कर देंगे, और ये बोलते हैं कि हम अरब वर्ल्ड बना कर देंगे। और क्या होता है इसके बाद कि 1917 में, 1917 आते आते आपका क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा कि रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है 1917 में। ये मैंने आपको बताया कि रशियन रेवोल्यूशन होता है, जो कि जमूल पासा या इस पर कह देते हैं कि आपको हम यानी इजिप्ट को आज़ाद कर देंगे, और अरब वर्ल्ड आपका कहता है कि हम एक नया अरब नेशन बना देंगे, बनाकर देंगे रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो ये सारी चीजें, ये सारा जो समय और ये सारी चीजें बहुत तरीके से उभर रही थी। इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ये पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण नीति है एक पॉलिटिकल साइंस की, वो मैं आपको बता देना चाहूंगा और उसको आप कहीं लिख लीजिएगा। अगर किसी को हराना हो ना दोस्तों, अगर किसी को हराना हो तो आपको उसके घर में दुश्मन पैदा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के घर में दुश्मन पैदा कर देते हो तो नो डाउट आपकी विजय को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और सीधे कौन लड़ता है दोस्त। अब मैं आपको यहाँ एक सिद्धांतों की अब थोड़ी सी बात कर दूं। अब मैं आपको इस चीज सारी जो मैंने अभी आज चीज पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा। अब दोस्तों अगर आपके एक सिद्धांत में आपको एक सीख देना चाहूंगा कि हमेशा आगे से मत लड़िए। अगर आप आगे से लड़ेंगे ना तो नो डाउट आपके हारने और जीतने के चांसेस लगभग लगभग एक इक्वल होंगे। पर अगर आप सामने से नहीं लड़ते और पीछे से अगर लड़ते, हमेशा पर्दे के पीछे से लड़ेंगे ना, तो आपकी सफलता में इंक्रीमेंट ज्यादा हो। क्योंकि देखिए अगर आप सीधे लड़ते, अगर मैं आपकी बात करूँ कि एग्जांपल दूं, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो क्या करते हैं कि सामने जब प्रथम तराइन का युद्ध चल रहा था, फर्स्ट तराइन युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान के जो कार्यकाल में जब फर्स्ट तराइन युद्ध चल रहा था, तब मोहम्मद गौरी उनके सामने था। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान था। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान था। तो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो रहता है के सामने अधमरा पड़ा हुआ था। किसके सामने? पृथ्वीराज चौहान के सामने अधमरा पड़ा हुआ था मोहम्मद गौरी। परंतु परंतु क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो कहते हैं कि हम निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते।
अरे सर, निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते तो किसके ऊपर वार करते हो? और आदमी को मारा ही तब जाता है ना जब वो निहत्था हो। अगर उसके पास औजार है, उसके पास सब कुछ, भाला भरची सब कुछ है, तो फिर आप उसको मारोगे ही क्यों और मारोगे ही कैसे? वो तो अपना डिफेंस करेगा ना। जब व्यक्ति निहत्था है तभी तो आपको उसको मारना है। जब उसकी कमजोरी आपको पता है तभी तो उसको मारना है। दोस्तों, ये सिद्धांत है कि हमेशा निहत्थे को ही मारा जाता है। अगर आपके सामने कोई AK-47 लेकर के खड़ा है तब आप उसको मारोगे क्या? नहीं ना। जब उसके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में AK-47 है, तब तो धाए 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 फायरिंग कर दो। यही तो है, यही तो बात थी। क्योंकि हमारे यहाँ के जो कुछ हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे, ये एक अलग ही आइडियोलॉजी के ऊपर चलते थे कि नहीं यार, बहुत ही यानी जो कहते हैं ना कि एक तरीके का अपने आप को बढ़तों का भाव, वो बढ़तों का भाव इनके अंदर बहुत ज्यादा था। दूसरी चीज क्या होता है कि भगवान कृष्ण ने भी भीष्म को, पितामह को निहत्थे ही मारा मरवाया था। अगर मैं आपको महाभारत की अगर आप बात करें, अगर आपने महाभारत को देखा होगा, तो भीष्म पितामह जो थे उसने भी क्या किया था कि उसने भी जो कर्ण था, जो कर्ण था, सॉरी, भीष्म पितामह भी, जो भीष्म पितामह थे उनको भी तो निहत्थे मारा गया था। जो कृष्ण है उसने भी, उन्होंने, जो भगवान कृष्ण है उन्होंने भी तो क्या किया था, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को निहत्थे ही तो मरवाया था। अगर उनके पास अस्त्र शस्त्र होते तो फिर वो मरते ही क्यों? मरते ही क्यों और मरते ही कैसे? उनको तो वरदान था। उसके बाद अगर आप बात करें तो इसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो द्रोणाचार्य को ही निहत्थे मरवाया था। जो द्रोणाचार्य थे उनको निहत्थे मरवाया, कर्ण को निहत्थे मरवाया। उसके बाद चौहान, जो चौहान जी कहते हैं, अब मेन चीज आप एक याद रखिएगा, जो चौहान जी है वो कहते हैं कि हम निहत्थे को नहीं मार सकते। अब जो पृथ्वीराज चौहान जी है ये कहते हैं हम निहत्थे को नहीं मार सकते। अरे सर, निहत्थे को ही तो मारा जाता है, परंतु लगता है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, उनने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी दोस्त। अगर ये चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते उस समय, और उस समय अगर कोई इन्हें बता देता कि सर हमेशा निहत्थे को ही मारा जाता है, अस्त्र शस्त्र उठा करके किसी भी व्यक्ति को नहीं मार सकते आप, आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आप महाभारत से क्या सीख लिए? यही तो सीख है दोस्तों। हम महाभारत को पूरा पढ़ लेते A to Z, हमें कई लोगों को याद होगी, पर ये याद नहीं होगा कि क्या सीख है उसके अंदर। महाभारत कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, वो आत्मसात करने की एक बुक है। उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर कब? जब आपके अंदर वो चीज को सीखने की जागृति हो, आपके अंदर एनलाइटमेंट आना तब स्टार्ट होता है जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर के चेतना का अवलोकन होने लगता है। आपके अंदर चेतना का जब जागृत होगी, उसके बाद आपका एनलाइटमेंट शुरू होता है। आपको देखना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हम नियत्ते को नहीं मारते। अरे क्यों नहीं मारते भाई? क्या वजह है? मारना तो पड़ेगा। अब मारेंगे नहीं तो आप खुद मरेंगे, जाहिर सी बात है। अब इसके बाद क्या होता है कि निहत्थे को नहीं मारा जाता। बात करने के लिए आदर्श और काम करने के लिए व्यक्ति, क्योंकि आप एक चीज इससे समझ गए होंगे कि बात करने के लिए आपके आदर्श, आदर्शवादी बात करो, अरे नहीं हम नियति को नहीं मारते, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत। और जब 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 आदमी, जब काम करने की बात आए ना सर, तब आपको क्या करना है कि व्यवहारिकता को सामने करना है। जब बात करने की आए तब आदर्शों को सामने करना है, और जब काम करने की आए तब आपकी व्यवहारिकता को आगे करना है। क्योंकि आपके व्यवहार अगर किसी से अच्छे हैं तो आपके बहुत सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। अगर तुम काम को आदर्श, अगर काम के अंदर आदर्शवादी भावनाओं को घुसड़ोगे, अरे नहीं यार ये तो गलत है, इस तरीके से, तो ऐसे कहा बिजनेस होता है? एथिकल कोई भी बिजनेस नहीं होता सर, अनएथिकल चीजें होती है, इन्वॉल्व होती है, डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, तभी बिजनेस होता है। बिजनेस माइंड हमेशा अपने प्रॉफिट बनाने के ऊपर सोचता है, ना कि ये सोचता है कि अरे उसका नुकसान हो जाएगा या उसका अच्छा। अच्छा बुरा वो बात की बात है, फर्स्ट तो इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इम्प्लीमेंटेशन करते हुए वक्त कभी नहीं देखा जाता। और दूसरी चीज सबसे बड़ी अगर मैं आपको बताऊं, तो इसलिए लोग कभी कभी क्या करते हैं कि आम आदमियों में नहीं रहते। तो मेनली जो बात करते हैं ना सर, ये जो अपने आइडियलिस्टिक बात करते हैं,
वो हमेशा जो बिलीव करता है आदर्शवादी बातें करने में और आपका जो व्यवहारिकता वाइज काम करने में, वो कभी भी सर नॉर्मल नहीं होता है, वो आम आदमियों में नहीं होता है, वो हमेशा आपको अपर क्लास में ही मिलेगा, वो मिडिल क्लास में भी नहीं होता है। बहुत कम लोग होंगे सर, बहुत कम लोग। और सर इसके बाद अगर बात की जाए तो मुस्लिम लोग थे वो कम्युनलिज्म को मानते थे, ज्यूज लोग थे वो कैपिटलिज्म को मानते थे। ये तो मैं आपको बहुत टाइम से बताता आ रहा हूँ। और जो पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, राजा बना ना कोई, एक बहुत अच्छी लाइन है कबीरदास जी की कि पोथी पोथी, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, राजा भया न कोई। कि इसका मतलब है कि जो राजा बनने के लिए है ना, तो राजा बनने के लिए वो समझदारी का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पढ़ाई करने से वह समझदारी विकसित होती है। तो इस चीज को गार्ड मान लो कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं, और जब तक आप बढ़ोगे नहीं तब तक आप क्या, आप किसी चीज को परिवर्तन नहीं कर सकते। आप स्वयं का भी नहीं परिवर्तन कर पाएंगे और किसी और का भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज से इंश्योर करो कि पढ़ना है, हर चीज को पढ़ना है और पढ़ करके अपने जीवन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज का हम लेसन यही रखते हैं अपना। काफी ज्यादा थोड़ा लंबा सेशन हो गया है, और मुझे लगता है कि आपको भी चीजें समझ में आई होगी, किस तरीके से चीजें बदलती है और किस तरीके से चीजें होती है। अच्छा लगा होगा आज का लेसन तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कि क्या क्या चीजें रही, किस किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं और हम। और तो आज का लेशन हम लोग यही रखते हैं, और मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, जो आप लोग आते हैं और उत्साह को बनाए रखते हैं और सारे लेसन्स को देखते हो। और लेसन को देखने के साथ मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि जिस दिन ये जिस भी तारीख को ये पूरी सीरीज खत्म होगी, आपके पास एक ऐसा नॉलेज होगा ना जो दूसरे से कई ज्यादा डिफरेंट होगा। आप किसी भी एनसीईआरटी पढ़े हुए बच्चे से पूछ लीजिएगा, अगर उसने इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। क्योंकि आपको इतने अच्छे पर्सपेक्ट से बहुत कम लोग समझा पाएंगे, क्योंकि लोग पढ़ तो लेते, सारी चीजें कनेक्ट नहीं कर पाते, उसके साथ आपकी समझदारी को विकसित नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने पढ़ भी लिया, बहुत कुछ आपको बता भी दिया, तो उसके साथ वो आपको उस मैनर में नहीं बता पाते जिस मैनर में आपको समझना है, जिस चीज में आपको विकसित करना है। ठीक है, तो मैंने आपको अगर कुछ चीजें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सेशन को मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, कि जितने जो ज्यादा लोग इस चीज को देखेंगे उतना ही ज्यादा उनको बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा बेनिफिट उनको होगा उतना ही, वही तो हमारी फीस है। हम आप लोगों से किसी भी तरीके का फीस नहीं मांगते, सिर्फ सपोर्ट मांगते। सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें और भी प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में कुछ क्रांति हुआ, कुछ ऐसा सीखने को मिले जो अभी तक नहीं सीखने को मिला हो। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।